हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस। आप सभी दोस्तों का एमबीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अशोक कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी करवा रहा हूं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने आपको बहुत से टॉपिक्स करवा दिए हैं। जो भी स्टूडेंट्स उन टॉपिक्स को नहीं देख पाए, मैं उन टॉपिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रांजिस्टर के अंदर हमने पढ़ लिया था, कॉमन बेस के बारे में हमने कंप्लीट कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे इम्पोर्टेंट होता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही होगा कॉमन एमीटर का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात क्या क्या रहेगी। सबसे पहले तो इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें कॉमन में एमीटर करना है, तो ये हमारे पास उसका ट्रांजिस्टर का सिंबल बना देता हूँ आपको मैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिस्टर का सिंबल बन गया है, ठीक है। आप सभी को पता है ट्रांजिस्टर का सिंबल ये होता है। ऊपर वाला पार्ट हमारे पास क्या होगा, कलेक्टर होता है। नीचे वाला हमारे पास एमीटर होता है और ये होता है बेस, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लेना है। कॉमन एमीटर यानी कि जो एमीटर का पार्ट ये है, इसको हमें कॉमन लेना है और जो हमारे पास आउटपुट और इनपुट इस साइड से हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये साइड तो कौन सी होगी, इनपुट होगी। ये साइड कौन सी होगी, आउटपुट। इन दोनों के बीच में हमारे पास कॉमन क्या बन रहा है, एमीटर बन रहा है। तभी हम इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर आप कनेक्शन भी लिख सकते हो। अब हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं, ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन का मतलब क्या हुआ, जो इसके अंदर पॉइंट होगा वो बाहर की तरफ होगा पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है NPN, ये ट्रांजिस्टर है हमारे पास, ठीक है। तो हमें बेस वाला ये पार्ट है, ये यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, ये पार्ट होता है इनपुट का। ये हमारे पास पार्ट बन रहा है इनपुट, और यहाँ से हम ले रहे हैं क्या, यहाँ से हमारे पास होगी आउटपुट, ठीक है। यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, आउटपुट सिग्नल ले रहे हैं। अब जो वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास जो ये वोल्टेज बनेगी, इसको हम रखते हैं फॉरवर्ड कंडीशन में, और इस जो हमारे पास रीजन है इसको रखते हैं हम रिवर्स बाइस में। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस के लिए मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है। किसी को अगर डाउट हो तो मेरे डायोड्स वाले लेक्चर है उनके अंदर देख सकते हो आप, फॉरवर्ड और रिवर्स की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें किसको बनाना है, फॉरवर्ड बनाना है। तो पॉजिटिव हमारे पास है तो पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और नेगेटिव हमारे पास है तो नेगेटिव से जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया फॉरवर्ड कंडीशन। और दूसरी साइड हमें करनी है रिवर्स बाइस में। तो क्या करेंगे, नेगेटिव हमारे पास है, इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, और जो पॉजिटिव हमारे पास इसको नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं। तो ये बन जाता है रिवर्स बाइस के अंदर। अब हमारे पास ये वोल्टेज जो है बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज मानी जाती है उसे मैंने नाम दे दिया VBE, बेस एमीटर वोल्टेज। दूसरी साइड में मेरे पास जो वोल्टेज होगी यहाँ पर, ये कौन सी वोल्टेज होगी, E और C, ठीक है। E और C ये हमारे पास वोल्टेज बन जाती है आउटपुट की साइड की। करंट की बात करें तो ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है बाहर की साइड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमारा यहाँ एमीटर पे जो करंट निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा, IE करंट। कलेक्टर की तरफ करंट निकलेगा वो इस दिशा में होगा, उसका नाम होगा हमारे पास IC। और बेस की तरफ होगा हमारे पास, वो कौन सा होगा, IB, ठीक है। ये सारे नाम मैंने आपको बार बार बता दिए हैं, कौन कौन से नाम होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। अब हमारे पास जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस उठते हैं वो क्या उठेंगे, ये नहीं आपको डायग्राम दे दिया, डायग्राम से पूछ रहे हैं। ये आपके लेवल तक, आपके जो लेवल है आपका TG2 का, उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाते। जो डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आपको पॉइंट याद क्या रखना है, कॉमन एमीटर के अंदर सबसे पहले आपको याद रखना है, एक होता है करंट गेन, करंट गेन, या फिर इसे लिखते हैं हम करंट एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, या फिर हम लिखते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर।
इन दोनों का मतलब आपको एक याद रखना चाहिए, इन दोनों का मतलब होता है बीटा। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होगा, बीटा से हम लिखते हैं कॉमन एमीटर को। कॉमन बेस को मैंने आपको बताया था, उसको लिखते हैं अल्फा से। ठीक है, ये हमारे पास होता है कॉमन बेस अल्फा। अब क्या है, करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है बीटा। अब होता क्या है बीटा हमारे पास, बीटा पूछा जाएगा आपको क्या होगा, बीटा हमारे पास होता है आउटपुट करंट बटा में क्या होता है हमारे पास इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या देखने को मिल रहा है, आउटपुट करंट आपका कौन सा है, आईसी। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा क्या बनेगा, आईसी, चेंजिंग लगा सकते हैं हम, बदलाव होता है ये निशान का। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, इनपुट में क्या होगा, इनपुट में हमारे पास होता है आईबी, डेल का मतलब बदलाव, ये हमारे पास क्या है आईबी। तो ये फॉर्मूला बन गया बीटा का, जो कि एग्ज़ाम के अंदर कितनी बार ही पूछा गया फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखने होंगे, कॉमन बेस के, कॉमन एमीटर के और कॉमन कलेक्टर के। ठीक है, तीनों को ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। याद रखने वाली बात भी नहीं इनके अंदर, आपको डायरेक्ट ये डायग्राम याद होना चाहिए। आउटपुट बटा में इनपुट करना है हमें, आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है करंट, आपको आईसी करंट दिखाई दे रहा है, इनपुट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बीटा और बी नीचे कर सकते हो, याद रख सकते हो इस तरीके से भी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया बीटा का जो करंट गेन या फिर करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है उसका फॉर्मूला, जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करें तो लगभग हमारे पास बीटा की वैल्यू मानी जाती है, लगभग मैं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास होती है लगभग बीटा की वैल्यू 100 तक। ठीक है, बीटा की वैल्यू लगभग 100 तक मानी जाती है। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 से कम ही मानी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा क्या है, बीटा और अल्फ़ा का क्या संबंध होता है, अल्फ़ा बटा में 1 माइनस अल्फ़ा। इस बेस पे भी बहुत फॉर्मूले बने हैं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट पूछे जाते हैं इस बेस पे। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना होगा। आगे क्या है हमारे पास, आगे एक और फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, IC बराबर, जो आपका IC जो करंट है वो बराबर होता है हमारे पास किसके, बीटा IB प्लस में, बीटा IB प्लस में क्या होगा हमारे पास ICEO। ठीक है, अब इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है, IC करंट हमारा कलेक्टर करंट है, बीटा हमारा क्या है करंट गेन है, IB हमारे पास क्या है बेस करंट है हमारा, और ICEO क्या है, ये इनकी बात हम करते हैं थोड़ी सी डिटेल से। अब यहाँ पर क्या है, जो ICEO है ये हमारा होता है लीकेज। ठीक है, लीकेज करंट माना जाता है इसको हम। अब मैं थोड़ा सा इसको मैंने रफ कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। जो ICEO है ये इसे माना जाता है रिवर्स लीकेज धारा। ठीक है, जो कि हमारी इसे माना जाता है हमारे पास ICEO, इसे बोलते हैं हम रिवर्स लीकेज धारा, जो कि ये धारा जो है वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ प्रवाह होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी होगी और एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। जो हमारे पास ICEO है ये लीकेज, रिवर्स लीकेज धारा होती है, जो एमीटर से होकर कलेक्टर के बीच में क्या है प्रवाह होती है। ठीक है, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब क्या है, जर्मेनियम के लिए बात करें हम, ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम के अंदर जो ICEO करंट है वो कितना माना जाता है, उसको हम लिखते हैं 500 माइक्रो एम्पियर तक। ये आपको पॉइंट्स कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल मैंने क्या है अलग अलग बुक्स से उठाकर आपके लिए स्पेशल नोट्स तैयार कर रखे हैं। स्पेशल नोट्स यानी कि जो भी सिलेक्टेड पॉइंट्स है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले पॉइंट्स है उन्हीं को मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट्स को चाहिए नोट्स आप देख सकते हो। ठीक है, ये नोट्स मैंने स्पेशल खुद बनाए हुए हैं, अलग अलग बुक्स से तैयार कर रखे हैं। आपको एक बुक के अंदर ये सारे पॉइंट्स नहीं मिलने वाले, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। किसी भी टाइप की आप बुक उठा लेना, उसके अंदर क्या है, एक बुक के अंदर ये सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे।
मैंने क्या किया, अलग अलग बुक्स से क्या है सारा जो मटेरियल है उसको मैंने उठाया है और एक क्या है उनके अच्छी तरह से नोट्स बना दिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, जर्मेनियम के लिए ICEO जो करंट है हमारा वो कितना होगा, 500 माइक्रो एम्पियर माना जाता है। आगे क्या है, अब जर्मेनियम के लिए तो आपको पता चल गया, लेकिन हमारे सेमीकंडक्टर पदार्थ कितने होते हैं, 2 होते हैं। दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन। दूसरा कौन सा है, सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए आपसे पूछ ले ICEO करंट कितना होगा, तो ये हमारे पास होता है 20 माइक्रो एम्पियर। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल टॉपिक चल रहा है हमारा कॉमन एमीटर का, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको वैल्यू दी हुई होगी, वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 0.98, आपसे पूछा जाएगा बीटा की वैल्यू निकालो। तो आप क्या करोगे, आपको करना होगा डायरेक्ट अल्फ़ा बटा में 1 माइनस अल्फ़ा, आप इसका सॉल्यूशन करोगे। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने के बाद में तो आपका बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 49। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिल जाती है बीटा की। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखना होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर इसी वैल्यू के साथ में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको इसको बस डिवाइड करना है 2 से, आपको 49 वैल्यू मिल जाएगी बीटा की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर के वाले एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तभी मैंने आपको बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास जो इनपुट और आउटपुट की जो अभिलक्षण बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो कम उठते हैं उनसे, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ से पॉइंट जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट अभिलक्षण के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट अभिलक्षण। इनपुट अभिलक्षण क्या होगा, आपको सिर्फ इनपुट की साइड देखना है, आउटपुट की साइड नहीं देखना होगा। ठीक है, तो इनपुट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, IB और VBE दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, जो आपका इनपुट अभिलक्षण बनेगा वो IB और VBE के बीच में ही बनेगा। इनपुट की बात करें तो इनपुट साइड ही हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्थिर बनेगा, कांस्टेंट टर्म रख रहे हैं, कांस्टेंट किसको रखेंगे, आउटपुट वोल्टेज को। तो हमारे पास क्या होगा, VCE जो है ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि स्थिर मानी जाती है। समझ में आ गया होगा। अब हम बनाते हैं इसका अभिलक्षण कैसे बनेगा। इसके अभिलक्षण की बात करें तो हमारे पास ये लिया जाता है हमारा करंट इनपुट, और ये होती है आउट इनपुट जो हमारे पास होगी वोल्टेज VBE। ठीक है, अब क्या है, इनका जो ग्राफ बनेगा, इनकी वैल्यू अलग अलग आप लिख सकते हो, 0.2, 0.4, 0.6, इस तरह से मैंने इनकी वैल्यूज़ नोट कर दी है यहाँ पर। ठीक है, 1 तक वैल्यू लिख दी है। और करंट की बात करें तो ये 2 है हमारे पास, ये 4 है, 6 है, 8, इस तरह से हमारे पास करंट की वैल्यू मैंने मान ली। जो इसके अंदर कांस्टेंट टर्म मानी जाती है उसी की वैल्यू इसके अंदर बनती है। कैसे, हमारे पास क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से ये वैल्यू उठ रही है, एक वैल्यू ये बनी है, दूसरी वैल्यू ये जो हमारे पास ये बन रही है, और तीसरी वैल्यू हमारे पास ये बन रही है। ठीक है, मैंने 3 ही वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, VCE हमारे पास ये होगा, ये भी क्या होगा, VCE होगा, ये भी क्या होगा, VCE होगा। ठीक है, इनकी वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 0.6 है, दूसरी की वैल्यू 0.8 है, और तीसरी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास बन गई है इनपुट अभिलक्षण। आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो हम करंट की वैल्यू ले रहे हैं इनपुट करंट की, इसकी जो इकाई है वो किस चीज़ में ली जाती है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब हमारे पास क्या है, इनपुट हम प्रतिरोध की बात करें तो IRI, प्रतिरोध का फॉर्मूला आप सभी को पता है, आउटपुट जो हमारे पास वोल्टेज बटा में करंट होता है। तो हमारे पास इनपुट वोल्टेज क्या है, इसके अंदर VBE है, और इनपुट हमारे पास करंट क्या है, इसके अंदर IB हमारा है इनपुट करंट। आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको डायग्राम अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ये पता है तो आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की पूरी डिटेल आपको पता होगी। ठीक है, इसी बेस पे सारी चीज़ हमारी बन रही है।
अब क्या है हमारे पास जो इनपुट करंट हमने मान लिया, ये इसकी वैल्यू भी एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं आपसे। तो इसकी वैल्यू आपको क्या देखने को मिलेगी, जो हमारे पास इनपुट करंट होता है इसकी वैल्यू मिलेगी 100 ओम। ये भी बात है लगभग के अंदर, ठीक है, ये आप इसको फिक्स वैल्यू मत मानना, इसकी वैल्यू मान जाती है लगभग 100 ओम तक, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली इनपुट अभिलक्षण के बारे में। आगे हम बात करते हैं आउटपुट अभिलक्षण। देख लीजिए, इनपुट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटपुट अभिलक्षण की, ठीक है। ये हमारा यहाँ से इसको रफ कर देता हूँ मैं, और ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यहाँ से ये चेंज हो जाता है सब कुछ। अब हमारे पास क्या होगा, आउटपुट अभिलक्षण की बात करें तो हमारे पास आउटपुट में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, IC आउटपुट करंट है, VEC हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है। तो इन दोनों के बीच में बनेगा तो क्या बनेगा, IC और VCE हमारे पास जो ये आउटपुट वोल्टेज है वही है, ठीक है। मैंने आगे पीछे लिख दिया यहाँ पर CE और ये EC, बात एक ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बनेगा, इसके अंदर ग्राफ क्या होगा, ये आपको देखने को मिल गया IC और VCE के बीच में। लेकिन इसमें जो स्थिर बन रहा है कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इनपुट करंट को हम कांस्टेंट लेते हैं इसमें, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो क्या होगा, जो हमारे पास IB होगा उसको क्या लेंगे हम, कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास निकलेगी, कैसे स्टार्ट होती है, यहाँ से इस तरह से, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या देखना है आपको, इसके अंदर 3 रीजन आपको याद करने होंगे। 3 रीजन कौन कौन से, एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये वाला रीजन है फर्स्ट वाला, इसको क्या बोलते हैं, ये नीचे वाला रीजन है इसको क्या बोला जाता है, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये वाला रीजन, इसका नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, इस रीजन को हम बोलते हैं संतृप्त, ठीक है। संतृप्त क्षेत्र है ये हमारे पास। ये हमारा जो है क्षेत्र है वो ये माना जाता है कट ऑफ। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी किसकी बन रही है, IB की। ये वैल्यू किसकी बनी है, IB की। सारी वैल्यू है IB की मानी जाती है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास ये रीजन बनेगा वो कौन सा होगा, सक्रिय रीजन, ठीक है, मतलब यानी कि एक्टिव। ये एरिया हमारा एक्टिव रीजन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आउटपुट अभिलक्षण के बारे में। तो हमने किसकी बात कर ली, हमने बात कर ली है आउटपुट अभिलक्षण के बारे में। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट्स क्लियर हो चुका है। अब क्या है, आपको याद क्या रखना होगा, आपको एक बात और याद रखनी है, इसके अंदर आउटपुट के अंदर जो प्रतिरोध है RO, आउटपुट प्रतिरोध की वैल्यू क्या बनेगी, तो आउटपुट वोल्टेज बटा में आउटपुट करंट। आउटपुट वोल्टेज क्या है हमारे पास, आउटपुट वोल्टेज है CE बटा में हमारे पास करंट क्या है, आउटपुट IC हमारा है आउटपुट करंट। इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी 50 किलो ओम तक लगभग, ये भी लगभग के अंदर ही है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारी, तो समझ में आ गया होगा। ये हमने बात कर ली है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, बिल्कुल डिटेल से, एक भी पॉइंट आपका इसके अंदर नहीं छूटा है। यहीं से आपको क्वेश्चंस अगर उठेंगे इससे, तो जो मैंने करवाया है उन्हीं से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, कॉमन एमीटर जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर जो हमारे पास कनेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये कनेक्शन होता है। जो हम चर्चा कर रहे हैं ना कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर की, उन तीनों में से हमारे पास क्या होगा, कॉमन एमीटर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पार्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये हम लगभग यूज़ करते हैं, 95% इसी को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, इसको यूज़ किस में करते हैं, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। पूछ ले आपसे भी, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज़ किया जाता है ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कॉमन एमीटर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे कॉमन कलेक्टर के बारे में, उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा एम्पलीफायर। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा एम्पलीफायर, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक्स के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, धन्यवाद।